नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत का खास प्रोग्राम रूबरू। इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं, मुखातिब करवाते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता, जो क्षेत्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए निरंतर बेहतर करने की कोशिश करता है। इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज एक ऐसी शख्सियत है जो समाज के लिए, क्षेत्र के लिए हमेशा बेहतर दिया, बेहतर किया और निरंतर समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके लिए बेहतरीन तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से तमाम कामकाज किए हैं। अगर बात की जाए, इलेक्शंस की बात की जाए तो चुनावों में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो होते तो पर्दे के पीछे हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी की रणनीति में बड़ी भूमिका तय करते हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए योगदान की, तो देश के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है। अलग अलग क्षेत्रों में वैज्ञानिक के तौर पर इन्होंने काम किया, बीजेपी में बहुत सारे पदों पर काम किया, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने स्टेबलाइज की, वो रणनीति लाए जिससे जो है भारतीय जनता पार्टी का बेहतर हो सके, और बेहतर इन्होंने करने के लिए तमाम आयाम भी गढ़े हैं, तमाम चीज़ों को इन्होंने किया है। साथ ही साथ में 24 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों के साथ काम करने के 24 साल से ज़्यादा का अनुभव है, यानी बहुत लंबे समय से लगातार जो है समाज के लिए बेहतर करने की कोशिश इनकी रही है। देश स्तर की कई परियोजनाओं को भी सफलतापूर्वक इन्होंने संभाला है, उसका उत्तरदायित्व बड़े ही कुशलतापूर्वक इन्होंने किया। और राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में जन सर्वेक्षण वैज्ञानिक, साथ ही साथ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के इंडिया के हेड रह चुके हैं। यूनिसेफ को भी तकनीकी सहायता दी है। और अगर बात की जाए अमेरिका की जॉन हॉकिंस विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में भी अहम जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। नाम है डॉक्टर जहीर खान। इतना लंबा चौड़ा परिचय है, इतना लंबा चौड़ा उन्होंने समाज के लिए काम किया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीसी भारत पर। नमस्कार। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये सब सारी चीज़ें होती हैं कि मतलब जो है समाज के लिए आप इतना सब कुछ ठान के चलते हैं, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कुछ चीज़ें हम करते रहते हैं, थोड़ा सा जो है माइंडसेट होता है कि अब कुछ बदलना चाहिए, कुछ करना चाहिए, लेकिन आपने एक सतत 24-25 साल का अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा लंबा पीरियड है। और आपने अलग अलग क्षेत्रों में शिक्षा, साथ ही साथ में विदेश में भी और अलग अलग जगहों पर आपने बेहतर तरीके से काम किया। किस तरह से सर आप देखते हैं, क्या कुछ आपका अनुभव रहा? मैंने अपनी जो शुरुआत पढ़ाई की शुरू की, मेरे फादर आर्मी में थे जी। मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ। उसके बाद मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में गया जी। वहाँ से मैंने पढ़ाई की, वहाँ से रिसर्च किया। उसके बाद मैं यूपी पॉपुलेशन प्रोग्राम का हेड बना जी। और उस टाइम पे यूपी की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, और ये हमारा जो प्रोग्राम जो था यूएस गवर्नमेंट की फंडिंग पे था। सिप्सा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनॉमस बॉडी है यूपी गवर्नमेंट की, उसकी स्थापना हुई। उसकी सहायता से हम लोगों ने काम किया, हम लोगों ने टेक्निकल सपोर्ट दिया, और हमने जनसंख्या को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया यूपी में। और मैं यूपी पॉपुलेशन प्रोग्राम का जो हेड था 96 से लेके 2003 तक रहा, और 2003 से पहले 98 में मुझे इंडिया का हेड बनाया गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का। बड़ी जिम्मेदारी थी। दूसरा राउंड था एनएफएचएस का, पहला राउंड 93 में हुआ था। 93 में मैंने नागालैंड का स्टेट कोऑर्डिनेटर था, और 98 में मुझे देश की जिम्मेदारी दी गई यूएसएआईडी ने, यूएस गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, दोनों ने। बड़ा सर्वे होता है, उसका डाटा ऑथेंटिक होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ एंड पॉपुलेशन पॉलिसी बनाती है, और एनएफएचएस एक ब्रांड हो गया है। जब भी कोई देश में बात होती है तो मुझे एनएफएचएस के साथ जोड़ दिया जाता है, तो मुझे प्राउड भी फील होता है। उसके बाद मैं यूनिसेफ में गया, जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में भी रहा, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में भी रहा। बाकी काफ़ी पूरे इंडिया में मैंने चप्पा छान मारा है। हर स्टेट में गया हूँ, कई बार गया हूँ। और यूपी में मैं अपने कैरियर में कम से कम 300 गाँव में गया था। नागालैंड में मैं 3 महीने रहा हूँ। जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, वेस्ट बंगाल से लेके गुजरात से लेके सब कुछ देखा है। देश का पॉपुलेशन साइंटिस्ट हूँ, सोशल साइंटिस्ट हूँ। देश की पॉपुलेशन का माइंड सेट क्या है उसको भी समझता हूँ, जानता हूँ। सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे, वर्ष 2018 में
आप बीजेपी में शामिल होते हैं, लोकसभा चुनाव 2019 भली भांति जो है बड़ी बेहतरीन तरीके से जो है बीजेपी प्रचंड बहुमत 2014 की अपेक्षा 2019 में और जनाधार मिलता है। साथ ही साथ में अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए 2021 में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में एक स्टार प्रचारक के रूप में राष्ट्रीय अभियान टीम के आप सदस्य भी थे। तो किस तरह का सर अनुभव रहा उन चुनावों के दौरान? और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की में कुछ जो भी चीज़ें रही हों, कुछ कमियां रह गई, लेकिन 2014 की अपेक्षा 2019 में बीजेपी का जनादेश बढ़ता है, ग्राफ बढ़ता है। क्या कुछ किस तरह से आपने काम किया था उस टाइम पे? देखिए, पहला मेरा असाइनमेंट था एज ए पॉलिटिशियन वेस्ट बंगाल। तो उस टाइम पे एज ए साइंटिस्ट तो मैं बंगाल कई बार गया था, पर एज ए पॉलिटिशियन गया तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। बंगाल के अंदर गुंडागर्दी होती है, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उनकी गुंडागर्दी है, गुंडे बैठाले हुए हैं, कोई वोट डालने नहीं दिया जाता है। इलेक्शन से एक दिन पहले उनका आइडेंटिफिकेशन जो कार्ड होता है, आधार कार्ड हो या कोई भी हो, वो ले लिया जाता है और बोल दिया जाता है कि इलेक्शन वोट नहीं डालेंगे, अगर वोट डालेंगे तो आपके साथ में जो व्यवहार किया जाएगा, हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। तो ये बड़ी अजीब गरीब है कि बंगाल के बारे में हम सुनते थे कि बंगाल तो बड़ा वैसा है, और पर इलेक्शन के टाइम पे बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि टीएमसी के खिलाफ अगर कोई भी पार्टी आती है तो वो लोग दुश्मन की निगाह से देखते हैं। वहाँ पर मैंने काम किया पूरा इलेक्शन में, और पूरा बंगाल मैंने घूमा। और ये उस टाइम 2019 में लोकसभा इलेक्शन थे, और मैंने अपील भी की, मुसलमानों के बीच में बैठा, बीजेपी का एक अच्छा संदेश पहुंचाया। बीजेपी का क्या मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि मैं गुजरात से आता हूं, गुजरात के बड़ौदा शहर का हूं रहने वाला। तो उनको काफ़ी डाउट थे बीजेपी के ऊपर और बीजेपी की ये वर्किंग स्टाइल पे, तो उसको उनको समझाया। मैंने कहा कोई भी साइंटिफिक डाटा उठा के देख लीजिए, आजकल तो गूगल पे तो सब कुछ मिल जाता है। बीजेपी यकीन तौर पे सबका साथ सबका विकास पे काम कर रही है, सबका विश्वास जीतना चाहती है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए यकीनन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उनके सभी भारतीयों को, नॉट ओनली मुस्लिम्स, कोई भी किसी भी मज़हब को मानने वाले हों, हमें नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करना है, देश को आगे बढ़ाना है। जैसे G20 अभी जो हुआ है उसमें हमारे देश का पूरे दुनिया में नाम हुआ है, हमें जो इज्जत और शोहरत मिली है वो यकीनन नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही मिली है, उनके प्रयासों से मिली है हमको। और मुसलमानों में भी मैं यकीन से बता रहा हूँ, जहाँ भी गया हूँ, अब बड़ा विश्वास आ रहा है बीजेपी पे, और वो इलेक्ट्रोल वोट में अब कन्वर्ट हो रहा है, मुसलमान वोट दे रहे हैं, बीजेपी से जुड़ रहे हैं। क्योंकि पहले बीजेपी में और बीजेपी पार्टी में गैप था। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के अच्छे कामों के, बीजेपी के जो अच्छे काम हैं, जैसे आयुष्मान भारत स्कीम है, जनधन की स्कीम है, मुद्रा योजना है, MSME में काफ़ी फंड्स दिए गए हैं, हम मुसलमान भाइयों तक वो बातें पहुंचा नहीं पा रहे थे, एक गैप था। अब हमारी बात पहुंच रही है, मुसलमान भाई हमारे सारी स्कीमों का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप एनालिसिस करके देख लीजिए, मेरी बात पे मत मानिए, पर आप इस एनालिसिस कीजिए, डाटा देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठा रहे हैं वो हमारे मुसलमान भाई हैं, और उनको हम अपना संदेश पहुंचा रहे हैं, तो वो बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, और चीज़ें यकीनन तौर पे इलेक्टोरल वोट में भी कन्वर्ट हो रही हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। और 2024 में देखना, मुसलमान जो है इस कंट्री का बीजेपी के साथ कंधे से कंधे से काम मिलाएगा, वोट देगा यकीन, और 2024 के अंदर फिर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार होगी, बीजेपी का झंडा लहराएगा, कमल का झंडा, कमल खिलेगा फिर से। सुशासन पर्व एक पुस्तक लिखी जाती है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, इस समय वर्तमान में डिप्टी CM हैं देवेंद्र फडणवीस जी भी उसमें अपना आर्टिकल लिखते हैं, आपका भी आर्टिकल उसमें पब्लिश होता है। मोदी और मुसलमान, किस तरह से देखते हैं मोदी जी का मुसलमानों के प्रति क्या कुछ रवैया रहा, किस तरह से आपने ये आर्टिकल लिखा, इसका क्या कुछ फीडबैक निकल कर सामने आया? मैंने इस किताब में मोदी और मुसलमान शीर्ष टाइटल था। जब हमारे प्रधानमंत्री जी जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो उन्होंने गुजरात में क्या क्या स्कीमें चलाई, मुसलमानों को उन्होंने ऊपर उठाया, उसका मैंने वर्णन किया है। और ऐसे देश के प्रधानमंत्री जब बने तो मुसलमानों के लिए उनका क्या योगदान रहा है, उसका भी वर्णन मैंने उस किताब में किया है, पूरा एनालिसिस किया है, बिल्कुल सही डाटा है, सब कुछ सही चीज़ की गई है, लोगों ने उस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया है मेरी किताब जी। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की अगर बात की जाए तो आप उस मिशन के सलाहकार के तौर पे काम किए,
पूरे देश को 108 एम्बुलेंस सेवा की एक पायलट परीक्षण समिति लागू करने का आपने सुझाव दिया और आज वो निश्चित रूप से जब धरातल पर उतरी परियोजना तो वाकई में रंग लाई है। किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ आपने सोचकर ये सब सारी चीज़ें सजेस्ट की थी नेशनल रूरल हेल्थ? देखिए, हम लोग साइंटिस्ट जो लोग हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आते थे। आज मैं पॉलिटिशियन ज़रूर हूँ, पर उस टाइम पे देश को कैसे आगे बढ़ाना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अमेरिका में जो साइंटिस्ट जो टॉप साइंटिस्ट बैठे हैं दुनिया के, नासा में, अमेरिका में, उसमें हमारे मेजॉरिटी इंडियंस की वहाँ पर है। अभी आपने देखा होगा हमारे जो साइंटिस्ट हैं इंडिया में, इसरो के, चंद्रयान जो है वो मून पे लैंड कराया, सक्सेसफुली लैंड हुआ जो भी है। तो देश के लिए नियंत्रण जो काम कर रहे हैं वो साइंटिस्ट लोग काम करते हैं और मुझे खुशी है कि मैं एक वैज्ञानिक हूँ, एक साइंटिस्ट हूँ और मैं बीजेपी, मुझे बीजेपी में जुड़ने के लिए किसी ने दबाव नहीं किया, मैं अपनी मर्ज़ी से आया हूँ। मुझे लगा कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश को आगे बढ़ाएगी और मुसलमानों का भी डेवलपमेंट करेगी। हाँ, मैं अपनी मर्ज़ी से आया हूँ और मैं चाहता हूँ हमारा देश जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के, है ना, नेतृत्व में देश और आगे बढ़े। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, शिक्षा से लेकर राजनीति तक, विज्ञान से लेकर सामाजिक कार्यों तक, अलग अलग क्षेत्रों में बेहद बेहतरीन प्रदर्शन आपका रहा। क्या कुछ माइंडसेट लेकर चले थे कि मतलब एजुकेशन के लिए भी काम करना है, वैज्ञानिकों के लिए भी, विज्ञान के लिए भी कुछ बेहतर देना है, साथ ही साथ में सामाजिक और राजनीतिक तौर पर भी काम करना है, तो क्या कुछ स्ट्रेटजी बनाकर चले थे और क्या कुछ आपको लग रहा था कि इन चारों क्षेत्रों में आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे? क्योंकि कई बार होता है कि जब हम एक से ज़्यादा कुछ चीज़ें करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन्स होती हैं, उसे आपने कैसे हैंडल किया? देखिए, ऐसा है, मैं हेल्थ एंड पॉपुलेशन साइंटिस्ट हूँ, दूसरी भाषा में कहिए सोशल साइंटिस्ट हूँ। मैं शुरू से पब्लिक से जुड़ा हुआ हूँ, पब्लिक के बीच में रहने वाला इंसान हूँ, पब्लिक के माइंडसेट को भी समझता हूँ, देश को कैसे आगे बढ़ाना है। एसी से लेके मैं गांव में गया हूँ। मैं नागालैंड में 3 महीने रहा, पूरा नागालैंड के हर डिस्ट्रिक्ट में गया हूँ। जम्मू कश्मीर में मैं कम से कम 20 डिस्ट्रिक्ट्स में गया हूँ, बिहार में 36 डिस्ट्रिक्ट्स में गया हूँ, यूपी में तो 17 जिलों में रहा हूँ। तो मैं पूरे इंडिया में गया हूँ, पॉपुलेशन को समझता हूँ। हम लोग पहले पॉवर्टी लाइन से नीचे थे बहुत पहले, अब आगे बढ़ चुके हैं। मैं एक चीज़ और कहूँगा, अभी तक जो बीजेपी ने का जो रूल है वो सेकंड टर्म चल रहा है। इससे पहले 70 सालों में कांग्रेस का रूल था। मुसलमानों की बड़ी जनसंख्या है देश के अंदर, कांग्रेस ने 70 सालों में मुसलमानों को एक लेमन चूस दे दिया। लेमन चूस एक होता है, एक मीठी गोली होती है, चूसते रहो, कुछ नहीं करना, इलेक्शन आए वोट दे दो, कांग्रेस को लेके आओ हुकूमत में। मुसलमानों के बारे में कांग्रेस कुछ नहीं सोचती है, ना तरक्की करना कुछ भी है, बस चूसते रहो, गोली को चूसते रहो। 2014 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलता है, 2019 में जनादेश और बढ़ता है और ग्राफ बढ़ता है। 2019 में आप काम भी किए बीजेपी के लिए, 2024 में क्या कुछ स्थितियां होने वाली हैं अगर देखा जाए? और साथ ही साथ में एक इसी में और क्वेश्चन हम ऐड ऑन करना चाहेंगे। सर, आप भी अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे हैं, पार्टी में लंबे समय से जुड़े हुए हैं। पार्टी अगर आपको जिम्मेदारी देती है, टिकट देती है, बतौर सांसद आप कहीं से चुन के आते हैं, तो क्या कुछ आपकी स्ट्रेटजी रहेगी कि उस क्षेत्र को कैसे जो है विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके? क्योंकि आपने अलग अलग क्षेत्रों में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। किस तरह की सर अपेक्षाएं हैं और क्या कुछ चीज़ें हैं जो मतलब अगर पार्टी जिम्मेदारी देती है उसका निर्वहन किस तरह से करेंगे? देखिए, हमेशा जो है जनता की सेवा की भावना होनी चाहिए। इलेक्शन में कई सारे खड़े होते हैं, एक जीतता है, पर देश की सेवा में नियंत्रण, आपको सेवा देनी चाहिए और सही बात करनी चाहिए पब्लिक के बीच में जाके। देश कहाँ पर है, कैसे आगे बढ़ेगा, सबका सहयोग चाहिए, जनता का भी सहयोग चाहिए हमको। जैसे स्वच्छ अभियान चलाया था मोदी जी ने, अभी भी चल रहा है, तो उसमें जनता का भी योगदान रहा है, तभी हम सक्सेसफुल हुए उस प्रोग्राम में। तो पहली बात, जनता और जो चुन के जो आ रहे हैं उनमें दूरियां नहीं होनी चाहिए, एक अच्छा बॉन्डिंग होनी चाहिए। एक परिवार है, पूरा देश हमारा एक परिवार है और हमें कैसे आगे बढ़ना है, हमें कैसे प्रयास करना है, जनता का भी हम सुझाव लेते हैं और उसके बेस पे जितनी भी स्कीमें बनी है, अभी ये दूसरा टर्म चल रहा है, उसमें जनता के सुझाव से ही स्कीमें बन रही है और नए नए कानून भी बने हैं अभी, जिसमें यकीन तौर पे जनता को फ़ायदा मिल रहा है। मुसलमानों को बीजेपी से जोड़ने की कवायद चल रही है, आप भी लगातार जो है उस क्षेत्र पे काम कर रहे हैं, क्या कुछ रिस्पांस आ रहा है? कितने मुसलमान बीजेपी से जुड़ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, तो एक भ्रांति रहती है कि बीजेपी मुसलमानों को लेकर दूसरे हिसाब से ट्रीट करती है, द्वयम दर्जे का नागरिक समझती है। किस तरह से सर आप देखते हैं? ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मैं पहले दर्जे का ही नागरिक हूँ। कि अलग अलग भ्रांतियाँ जो है अलग अलग जगहों से फैलाई जाती हैं। वो चंद लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए कर लिया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी सबकी पार्टी है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बन जाती है, जिसने वोट दिया उसकी भी गवर्नमेंट है, जिसने वोट नहीं दिया उसकी भी गवर्नमेंट है। सभी फ़ायदा उठाते हैं, कहीं भेदभाव नहीं होता है। ये सब गलत चीज़ें हैं। मुसलमानों को जोड़ने की जो आप कवायद लेकर चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, कितना उसमें आपको कामयाबी मिल रही है? कितने हद तक आपके? मैं जितने भी अभी तक मुसलमानों के बीच में मैं गया हूँ, ख़ास तौर से मौलानाओं के बीच में बैठा हूँ। एक मेरठ में एक मस्जिद है, उसके अंदर एक बहुत बड़े मौलाना का इंतकाल हो गया था, तो मुझे बुलाया गया था उनके बारे में 2 शब्द बोलने के लिए। मैंने उस मस्जिद के अंदर जहाँ पर नमाज़ पढ़ाते हैं, वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की मैंने बारे में उनकी तारीफ़ की, उनके बारे में बताया। उस मस्जिद में आम लोग नहीं थे। ये विधानसभा इलेक्शन यूपी का था, उससे जस्ट 1 महीने पहले की बात है। सबने मेरी बात सुनी और मुझे अप्रिशिएट किया। आप अपनी बात पहुंचाइए मुसलमान, तो मुसलमान उस बात पे गौर करते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस आ रहा है और अब वोट भी देना चालू कर दिया है मुसलमानों ने भी। और देखना 2024 में काफ़ी बड़ी जनसंख्या में मुसलमान बीजेपी को वोट देंगे और बीजेपी की सरकार बनेगी 2024 में, और बड़ी मेजोरिटी से बनेगी। हाल ही में सर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ 2022 में। वहाँ पर जो है तमाम मुस्लिम बाहुल्य इलाके जहाँ से बीजेपी को जो है बहुत बढ़िया जो है जीत मिलती है, वहाँ से तमाम विधायक चुन के आते हैं। तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है और वाकई में मुसलमान जुड़ रहे हैं, तो ये भी एक आपके लिए बड़ी उपलब्धि है। इसे किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या कुछ मतलब होने वाला है आगे आने वाले समय में? कैसा जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो पॉजिटिव वे में है? सही बता रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में, मैं कोई गुजरात का रहने वाला हूँ, पर मैं हिंदुस्तान के लिए पैदा हुआ हूँ। हर जगह बीजेपी की बात होती है और ख़ास तौर से भीड़ जो है वो इलेक्टोरल वोट में कन्वर्ट हो रही है। और मैं बार बार कह रहा हूँ 2024 के जब रिज़ल्ट आएंगे इलेक्शंस हों, तो देखना बीजेपी बड़ी मेजॉरिटी जीतेगी और कमल का फूल खिलेगा पूरे देश में। और मैं तो ये कह रहा हूँ आने वाले 2024 की बात क्या है, उसके अगले इलेक्शन में भी बीजेपी कोई हरा नहीं पाएगा इस देश में। सबसे आखिरी सवाल सर हमारा आपसे ये है, आपने तमाम जगहों पर अलग अलग जगहों पर काम किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? और शुरुआत में आपके एजुकेशन के बाद से सारी चीज़ें किस हिसाब से रहीं? कैसा पारिवारिक माहौल रहा जिसके चलते आपने इन तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से किया? देखिए, मेरा जो गांव है, जिस पैतृक गांव से मैं आता हूं, मेरे 4 फादर जो थे वो यूपी से थे और हम गुजरात में जाके वहाँ पर बस जाते हैं। जिस गांव का मैं हूँ, मेरे 4 फादर्स 100 सालों में मेरे परिवार से 80 लोग शहीद हुए हैं भारत के लिए। मुझे तो बड़ा एक अल्लामा इकबाल साहब का शेर है ना कि हिंदुस्तान सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मुझे तो पूरा हिंदुस्तान जो है बढ़िया नज़र आता है और आने वाले टाइम में देखिएगा यकीनन हम पूरी दुनिया की वर्ल्ड जो पावर है उसमें हम अपना झंडा लहराएंगे और सुपर पावर करके कहलाएंगे हम जो भी है। मोदी जी ने पूरे दुनिया में जो फॉरेन जो पॉलिसी हमारी काफ़ी सक्सेसफुल हुई है, जो कि कांग्रेस के टाइम में इतनी कोई सक्सेसफुल नहीं थी। हमें हर कंट्री, अमेरिका से लेके इंग्लैंड से लेके जर्मनी से लेके सब अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और इंडिया में जहाँ भी हिंदुस्तान के लोग बैठे हुए हैं, एक तो बता दूं हिंदुस्तान के लोग बड़े मेहनती भी हैं, बड़ा ईमानदारी से काम करते हैं। जिस विश्वविद्यालय अलीगढ़ से मैं पढ़ा हुआ हूँ, उसके छात्र छात्राएँ भी पूरी दुनिया में छाए हुए हैं और भारत की संस्कृति को आगे पहुँचा रहे हैं और गर्व से कहते हैं अलीगढ़ है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं। जहीर साहब, आपने NBC भारत को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जहीर खान जी, जिन्होंने तमाम सामाजिक, राजनीतिक, साथ ही साथ वैज्ञानिक और शिक्षा के क्षेत्र में तमाम बेहतर काम किए हैं। अपने कामकाज के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जिसके चलते आज पूरे देश में इन्होंने एक अलग ख्याति प्राप्त की है। अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो बीजेपी के लिए इस समय ये मुसलमानों को किस तरह से जोड़ा जाए बीजेपी में, उसके लिए काम कर रहे हैं और वो भी बहुत सुनियोजित तरीके से। बीजेपी में अलग अलग तरीके से इन्होंने अपने
तमाम कामकाज किए हैं। चुनाव की कैंपेनिंग से लेकर तमाम जो पर्दे के पीछे की भूमिका होती है उसमें इन्होंने अपने नए नए आयाम लिखे हैं, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी इनको किसी बड़ी जिम्मेदारी पर भी इनको भेज सकती है। इनके उज्जवल भविष्य की कामना है। अगले हफ्ते हम आपको फिर एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होगा, जो क्षेत्र के लिए, समाज के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए NBC भारत।